Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइस विद नॉलेज। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जहां हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस रिवॉल्ट ने आने वाले युवाओं के दिलों में आज़ादी की वो आग पैदा की जो हमें 1947 में दिखती है। ये रिवॉल्ट एक ऐसा रिवॉल्ट था जिन्होंने अंग्रेजों के होश उड़ा दी। इस रिवॉल्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस रिवॉल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर ये रिवॉल्ट किस तरह स्टार्ट हुआ उसको समझेंगे। तो 1857 की जो बगावत है जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। इस बगावत ने ना सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी बल्कि पूरे मुल्क में एक नई सोच और एक नई एकता को जज्बा दिया, एक नया एकता और जज्बा पैदा किया। लोगों के दिल में ढेर सारी नफरत और गुस्सा जमा था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों की नई नई पॉलिसीज, उनका जुल्म, उनका धर्मों में इस तरह दखलंदाजी और उनकी जो लालची सरकारें थी जो गरीब लोगों को परेशान कर रही थी। फिर एक छोटी सी चिंगारी आई जिन्होंने एक बहुत बड़े रिवॉल्ट का रूप ले लिया, और ये जो चिंगारी थी जिसको हम लोग इनफाइल्ड राइफल के नाम से जानते हैं। इनफाइल्ड राइफल, ये इनफाइल्ड राइफल थी क्या, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये इनफाइल्ड राइफल जो है, ये जो कार्टेज की वजह से इतनी बड़ी रिवॉल्ट हुई, ये तो सिर्फ एक बहाना था। असली वजह तो लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बरसों का गुस्सा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस 1857 रिवॉल्ट को। जब से ये शुरू हुई प्रॉपर, मंगल पांडे और बैरकपुर का इंसिडेंट। सबसे पहले बात करते हैं बैरकपुर की। 29 मार्च 1857 में एक जवान मंगल पांडे जो 34th नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही था, उसने खुली बगावत की। अंग्रेज हुकूमत ने सिपाहियों के लिए एक न्यू इनफील्ड राइफल दी। इस राइफल की जो कारतूस होती थी उसे दांत से काटना पड़ता था, और ये अफवाह फैली जंगल में आग की तरह कि ये जो कारतूस है वो पिग और गाय की चर्बी से बनी है। अब ये दोनों ही चीज धर्मों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी हिंदू सिपाहियों के लिए जो गाय है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, और दूसरी तरफ मुसलमानी सिपाहियों के लिए ये जो पिग है, सुअर है, ये हराम था। यानी यहाँ मतलब दोनों ही धर्मों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपमान की बात है, और कोई भी धर्म इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। इस वजह कर मंगल पांडे ने इस चीज के खिलाफ बगावत की, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाई। उन्होंने अपने अफसरों को गोली से मारने की कोशिश की। उनके खिलाफ बाद में वो पकड़ा गए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिए, और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन ये जो बगावत शुरू हुई मंगल पांडे के जरिया, ये बगावत मंगल पांडे के बैरकपुर तक सीमित नहीं रही। ये आग अब लग चुकी थी जो बहुत दूर तक फैल गई थी, क्योंकि मंगल पांडे का ये कदम एक सिग्नल बन गया था। लोगों ने समझ लिया कि अब वक्त आ गया है अपनी जमीन और अपनी इज्जत के लिए लड़ना। अब हम लोग आते हैं मेरठ में। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मेरठ का इंसिडेंट 10 मई 1857 को होता है। इसके बाद सबसे बड़ा धमाका हुआ मेरठ में, जहां पर 85 सिपाहियों ने इस कार्टेज को यूज करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने सख्त से सख्त सजा दी गई। उनके कपड़े उतरवा दिए गए, उन्हें बहुत ही ज्यादा जलील किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया। और ये सभी चीजें देखकर बाकी सिपाहियां भड़क गए, और 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी और जेल को तोड़कर अपने साथियों को छुड़वाया।
अंग्रेज अफसरों के घरों को आग लगा दिया और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया, यानी दिल्ली की तरफ वो बढ़ गए। यही से बगावत ने एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। और जैसे ही 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी, उसके बाद वो लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए। मेरठ से आए हुए सिपाही दिल्ली पहुंचे और वहां के बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, अपना लीडर बनाया। हालांकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर का जो पावर था बहुत ही कमजोर हो चुका था, बट फिर भी एक लेगेसी चल रहा था मुगल एम्पायर का, तो उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, क्योंकि उसके पास उस टाइम में काफी सपोर्ट था, सिपाहियां थी। तो उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। दिल्ली का रिवॉल्ट सबसे बड़ा मरकज बन गया, यानी इस रिवॉल्ट का जो सेंटर बना वो दिल्ली ही बना। उस टाइम में बहादुर शाह की उम्र 82 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिंबल बनाया गया। उनकी शायरी और उनका जज्बा लोगों के दिलों में जुनून भर रहा था। दिल्ली में लोगों ने अंग्रेजों को निकाल दिया। बगावत की आग पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। और अब ये रिवॉल्ट सिर्फ दिल्ली या बैरकपुर तक सीमित नहीं रही, ये रिवॉल्ट बहुत जगह फैली। जैसे बगावत दिल्ली से लेकर लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार तक फैली। इसमें कई बड़े बड़े लीडर्स ने अपना अहम किरदार अदा किया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो उस टाइम पे रानी हुआ करती। झांसी एक जगह का नाम है। झांसी की रानी ने अपनी तलवार को सबके हिला दिया। रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम पे जो झांसी की रानी थी, उस टाइम उन्होंने अपने पूरे ताकत के साथ अंग्रेजों का खिलाफ किया, उन्हें बहुत हद तक कमजोर भी किया। ग्वालियर की जंग में उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन उस जंग में उनकी शिकस्त हो जाती है, उन जंग में उसकी मौत हो जाती है। अब हम लोग आते हैं नाना साहेब। नाना साहेब जो कि कानपुर के रहने वाले थे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए बेटे थे, जिन्होंने अपने फादर के लेगेसी को मेंटेन करते हुए अपने आप को बचाने और अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और बहुत से अफसरों को हरा दिया। एक बहुत ही अहम नाम आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वो जज्बा है, वो हिम्मत है जो आने वाले युवाओं के लिए एक सिंबल बना, क्योंकि ये वो इंसान था जो 80 साल उम्र होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत के साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठा, जो कि एक नौजवान के लिए भी काफी मुश्किल था। बिहार के बुजुर्ग नेता कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी तलवार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। नाना साहब के साथ एक और बहुत अहम लीडर थे, तात्या टोपे। नाना साहब के साथ जो तात्या टोपे थे, उन्होंने भी उनके साथ बहुत ही अहम रोल अदा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस तरह अलग अलग इलाकों में रिवॉल्ट अपने पूरे शिद्दत के साथ फैलता गया। अब हम लोग उन सभी असबाब, उन सभी कॉसेस को डिटेल में समझेंगे कि और किन किन वजह कर इतना बड़ा रिवॉल्ट हम लोग को देखने को मिला। तो जो कॉसेस ऑफ रिवॉल्ट उसको हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं कि लोग इतने भड़के हुए क्यों थे। क्योंकि कार्टेज तो एक चिंगारी थी, लेकिन असली वजह ये था, क्या था? सबसे पहला पॉलिटिकल कॉसेस। पॉलिटिकल कॉसेस में जहां पर अंग्रेजों ने नई नई पॉलिटिक्स, नई नई पॉलिसीज को लाकर जो इंडिया के लोकल राज्य थे उन सभी को हड़प लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने कई राजा महाराजाओं की गद्दी छीन ली। सब्सिडरी अलायंस ने झांसी, इस तरह झांसी इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। उस टाइम पे झांसी को भी इस तरह से कब्जा किया गया बाद में। तो इस तरह से लोकल राजाओं के नाक में दम कर दिया गया था अंग्रेजों ने। इकोनॉमिक कॉसेस की तरफ से हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजों ने बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम्स लाए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा असॉल्ट हुए, परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग आते हैं मिलिट्री कॉसेस के ऊपर। उस टाइम जो सिपाही इतने भड़के क्यों भड़के, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ हमेशा पार्शियलिटी होती थी, भेदभाव होता था। उनको हमेशा अंग्रेजों अफसरों से हमेशा कम तनख्वाह मिलती थी और साथ ही साथ उनके साथ बुरा सलूक हुआ करता था। उनको कोई भी बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। और इनके साथ साथ अंग्रेजों ने रिलीजियन के खिलाफ, रिलीजन के साथ सोशल कॉसेस में भी लोगों को भड़काया, लोगों के खिलाफ बात की। जैसे
मिशनरीज और सोशल रिफॉर्म्स को लोगों ने धर्म में दखल अंदाजी समझा। यानी उन्होंने उस टाइम पे अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए लोगों तक फैलाया। और लॉर्ड कैनिंग ने जो उस टाइम पे सती प्रथा को बंद कर दिया था, तो अंग्रेज और जो हिंदू थे उनको लगा कि हमारे धर्म में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल कॉसेस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस, ये सभी कॉसेस बने जहाँ पर लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। इतनी बड़ी बगावत हुई, इतने लोग शामिल हुए, लेकिन फिर भी ये बगावत नाकाम क्यों रह गई, फेल क्यों हो गई ये रिवॉल्ट? इसका फेलियर को समझते हैं हम लोग। देखिए, तो इतनी बड़ी बगावत होने के बावजूद ये लंबी नहीं चल पाई। इसके पीछे क्या वजह थी? तो पहली वजह, जितने भी बागी सिपाही थे उनमें एक डिसिप्लिन में कमजोरी थी। वो लोग डिसिप्लिन को मेंटेन कर नहीं पाए थे। एक प्रॉपर लीडरशिप काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है किसी चीज़ को करने का, तो आप अपनी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। एक प्रॉपर लीडरशिप के साथ एक डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। एंड हर लीडर अपने इलाके तक सीमित था, कोई एक नेशनल प्लान नहीं था। यानी हर जो बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो, नाना साहेब हो, तात्या टोपे हो, कुंवर सिंह हो, ये सभी जो लोग थे वो ये अपने इलाकों तक ही बगावत कर रहे थे। कोई भी मिलकर एक नेशनल मूवमेंट नहीं चला पाए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं सोच पाए। तो ये भी एक कमजोरी या फिर फेलियर माना जाता है। उस टाइम पे ब्रिटिश के पास ज़्यादा मॉडर्न हथियार थे, जैसे कि इनफाइल राइफल, मशीन्स गन, और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे हिंदुस्तानी लोगों में यूनिटी की कमी थी, बगावत की कमी थी। कि कुछ लोग, कुछ हिंदू मुस्लिम तो उस टाइम में थे जो एक साथ मिलकर उनके खिलाफ बात किए, बट मोस्ट ऑफ द जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक साथ नहीं खड़े हुए, जिसकी वजह से ये बगावत कमज़ोर रह गई। सो इस वजह की रिवॉल्ट तो फेल हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे हिंदुस्तान में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इम्पैक्ट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उतने सालों से रूल करते हुए चल रही थी, उनका रूल को ख़त्म कर दिया गया और इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाया गया। सबसे पहला चेंजेस या कह सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट। अब 1858 में एक एक्ट आया, बोला गया कि हम लोग अब गवर्नमेंट को और भी अच्छा तरीका से चलाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने फर्स्ट 1858 को एक प्रोक्लेमेशन जारी किया। क्या क्या? एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, जहां पर वो इंडियन गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा, इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगी। और इतने सालों से जो गवर्नर जनरल का कंसेप्ट चला रहा था, गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया और वाइसरॉय का कंसेप्ट रखा गया। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। और ये चीज़ तो अंग्रेज़ों को पता चल गई थी कि हम लोग को इनके धर्मों में नहीं पड़ना है, जिससे उनका मेंटली सेंटिमेंट गड़बड़ा जाए, खराब हो जाए। तो इस तरह ब्रिटिश ने धर्म और कम्युनिटीज़ के बीच फासला डालना शुरू किया। और एक बात, ब्रिटिश ने धर्म और कम्युनिटीज़ के बीच फासला डालना शुरू कर दिया। यही आगे चलकर कम्युनलिज्म का बीज बनकर उग आया। दूसरी तरफ आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया गया ताकि फिर ऐसा कोई बगावत ना हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान को समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए कितना ज़रूरी है यूनिटी। अगर यूनिटी हम लोग के पास उस टाइम में होता तो उसी टाइम में शायद देश को आज़ादी हो सकती थी, लेकिन इसी लैक ऑफ यूनिटी की वजह से देश आज़ाद नहीं हुआ। एक एस्पेक्ट पूछा जाता है कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है वो कैसा था। 1857 के बाद जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आती है, तो इसके बाद हिंदू और मुस्लिम्स को ये एहसास हुआ कि हम लोगों के लिए यूनिटी कितना ज़रूरी है। उस वक्त लोगों ने समझा कि अगर हम आपस में लड़ पड़े तो अंग्रेज़ हमेशा जीते जाएंगे। तो 1857 की बात, दिल्ली और आजमगढ़ से ऐसे कई सारे प्रोक्लेमेशन जारी किए गए, जहां पर ये बोला गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो इसका कंक्लूजन अगर हम लोग समझे तो
1857 की जो बगावत थी सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक जज्बा थी जो कि मंगल पांडे के बलिदान से शुरू हुई। ये कहानी झांसी की रानी, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और उनके लोगों की कुर्बानी से भर गई। चाहे रिवॉल्ट तुरंत आज़ादी ना ला सकी, लेकिन इसने एक फाउंडेशन रखा जिसमें 1947 की आज़ादी के नींव पड़ गई। और इस रिवॉल्ट को अलग अलग तरीक़ों से नाम भी दिया गया, जैसे ब्रिटिश ने इसे सिपोई मुठनी के नाम से दिया, सिपोई मुठनी कहा गया। कुछ बंगालियों ने इसे सिपोई विद्रोह कहा गया और वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपके पास रहता है। हम चाहते हैं कि अगर आप आगे भी और भी ज़्यादा इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद मैसेज कीजिए कि आपको ये नोट्स चाहिए। ये प्रॉपर नोट्स आप लोग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू।